गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के द्विगुण की प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि डीएनए अपने जैसा ही मॉलिक्यूल उत्पन्न करता है और इसके लिए हमने पढ़ा था कि इसका मेथड जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है और फाइनली हम इस कंक्लूज़न पे आए थे कि जो डीएनए का प्रोसेस है, जो इसका पैटर्न है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है और जिसको हमने मेसेल्सन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड को जो है प्रूव किया था, उसके एविडेंस दिए थे कि जो डीएनए के रेप्लिकेशन का मेथड है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा डीएनए में रेप्लिकेशन पाया जाता है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन से हमारा मतलब है कि आधा तो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल आता है, मतलब एक स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल का आता है और जो नई डबल हेलिक्स बनती है उसमें से ये कंजर्व है और ये पेयर करता है एक न्यूली सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ, मतलब नई बनी हुई जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी उसके साथ इसकी पेयरिंग होती है। और इस प्रकार का जो मेथड है ये मेथड कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव, जिसमें एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल मॉलिक्यूल से है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नया सिंथेसाइज होता है। आज हम रेप्लिकेशन को आगे पढ़ेंगे, इसमें और क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो डीएनए के बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हमारे सामने जो फीचर आया दैट इट हैव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि रेप्लिकेशन के जो कैरेक्टर्स है उसमें जो दूसरी बात है वो तो ये है कि रेप्लिकेशन हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब द्विदिशीय होता है, दोनों दिशाओं में चलता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह से खुला ओरिजिन पॉइंट आया और वहाँ से डीएनए के खुलने के बाद एक ही तरफ रेप्लिकेशन चल रहा हो। रेप्लिकेशन हमेशा दोनों दिशाओं में चलता है। फिर एक और चीज़ है दैट सेमी कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है, मतलब कंटिन्यूअल जो है डीएनए मॉलिक्यूल नहीं बनता बल्कि टुकड़ों में जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल भी साथ साथ, मतलब सेमी कंटिन्यूअस होता है। एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा और दूसरे स्ट्रैंड पे छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे जो कि बाद में आपस में जोड़ दिए जाएंगे। तो इस प्रकार का जो रेप्लिकेशन होता है उसको हम कहते हैं सेमी कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। देन हाई फिडिलिटी, ये अत्यंत विश्वसनीय होगा, जो भी जो सीक्वेंस आएगी वो बिल्कुल फिक्स सीक्वेंस है, वो उसी आधार पे आएगी जैसा कि पेरेंटल स्ट्रैंड में पाई जा रही थी। तो सबसे पहले जो हमने बात करी वो करी डायरेक्शन डीएनए की रेप्लिकेशन की। तो यहाँ देखिए आप जो डीएनए है उसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ओरिजिन पॉइंट से डीएनए एक ही तरफ नहीं चलता। यूनिडायरेक्शनल तो किसको कहेंगे, जो कि आपको ऊपर के डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से कि ये ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से इस तरफ जो है डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, नए डीएनए का सिंथेसिस यहाँ पे इस तरह पे हो रहा है। जबकि बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि ओरिजिन पॉइंट के जो देखिए बीच में रह गया है इधर भी चल रहा है रेप्लिकेशन और जी फॉक है, ये आई बबल जो बन रहा है, ये आई बबल से दोनों साइड जो है डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। ओरिजिन पॉइंट बीच में है, दोनों साइड डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा है। तो जो इस तरह से जो डायग्राम में मैंने आपको प्रेजेंट किया है, तो एक्चुअली जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ये वाला मेथड फॉलो करता है, दोनों दिशाओं में ही ये ओरिजिन पॉइंट से चलता है। उसके बाद रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसे स्टार्ट होगा ये कि एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसको ओरिजिन पॉइंट या ओआरआई साइट कहते हैं, उस ओरिजिन पॉइंट पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डीएनए की मेल्टिंग होगी, डीएनए अनवाइंड होगा, खुलेगा, क्योंकि रीड करने के लिए, नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए एंजाइम्स को डीएनए को खोलना जरूरी है। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो खुलता है और फिर जो पेरेंटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उससे दो नए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म होने लगते हैं। तो एक तरह से वाई शेप स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन जाती है जिसको हम रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। ये वाई शेप स्ट्रक्चर जो बनती है इसको हम रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। जैसा हमने एक पहले अभी थोड़ा एक डायग्राम देखा था शुरुआत में, उसमें आपको रेप्लिकेशन फोक दिखाई भी दे रहा था। ये देखिए आप, ये वाई शेप यहाँ पे जो है डीएनए खुला है और ये आपको वाई के दोनों सिरे दिख रहे हैं और ये नीचे इस तरह से। तो ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर जो है पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ दो डॉट स्ट्रैंड बनने से डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान दिखाई देने लगती है। तो एक वाई शेप जो है रेप्लिकेशन फोक का निर्माण यहाँ पे होता है और उसके आगे फिर उस हिसाब से सिंथेसिस जो है चलता है। इस डायग्राम में देखिए आप, ये डीएनए खुला है ओरिजिन पॉइंट पर और उसके बाद एक तो है लीडिंग स्ट्रैंड और इस डायग्राम में जो दो चार चीज़ें दे रखी है उन पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए। एक है यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड उस स्ट्रैंड को कहते हैं जिसपे कंटिन्यूअस सिंथेसिस चलता है। यहाँ देखिए आप, कंटिन्यूअस रेड कलर से दिखाया हुआ है, डायरेक्शन है यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉक के मूवमेंट का और रेड कलर से यहाँ पे नया डीएनए साथ में सिंथेसिस होता चला जा रहा है। ये कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा कहलाता है लैगिंग स्ट्रैंड,
वाई का जो दूसरी आर्म है वो कहलाती है लेगिंग स्ट्रैंड, और उस पर टुकड़ों में डीएनए का सिंथेसिस होता है। पहले एक छोटा सा टुकड़ा बना, फिर एक छोटा सा टुकड़ा बना, और इन टुकड़ों को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये टुकड़े कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और बाद में ये फिर आपस में अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 5 to 3 डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड पे चलता है, और सिमिलरली इधर भी वही 5 to 3 डायरेक्शन में चलता है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे बनते हैं। पहले ये डीएनए इस स्थिति में था और यहाँ से ही खुल गया है, तो इसलिए ये वाई शेप एक जो है ओरिजिन पॉइंट पर एक वाई शेप फॉक बन गया है, और अब जो है ओरिजिन पॉइंट यहाँ कहीं पीछे रह गया है और एक वाई शेप फॉक बन गया है, और उसके अकॉर्डिंग आगे 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 खुले जा रहा है, और इस प्रकार से वाई जो है वो बड़ी होती चली जा रही है। पीछे से वापस जो है उसकी कॉइलिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आगे जो है वो रेप्लिकेशन आगे डीएनए का बढ़ता है, वाई शेप एक फॉक यहाँ पे बन जाता है। इसमें कई सारे एंजाइम्स या प्रोटीन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले कौन कौन से एंजाइम्स या प्रोटीन्स यहाँ काम करेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। जो पहला एंजाइम है यहाँ पे वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो कि पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी करता है, मतलब करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को लेकर आता है और वहाँ पर उसको जोड़ता है और आसपास के न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ता है, मतलब डीएनए की चेन को बढ़ाने का काम करता है, उस पर न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है। तो मेन एंजाइम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज है जो कि पॉलीमराइजेशन करता है, जो कि डीएनए में नए से नए न्यूक्लियोटाइड्स जो पुराना स्ट्रैंड है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करके और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन यहाँ पे करता रहता है। दूसरा एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज जो है वो अनवाइंड करता है डीएनए को। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि डीएनए की अनवाइंडिंग जरूरी है, डीएनए की मेल्टिंग जरूरी है, डीएनए को खुलना जरूरी है। तो जो खोलने में जो एंजाइम हेल्प कर रहा है दैट इज हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज यहाँ डीएनए को अनवाइंड करता है, खोलता है, इसको मेल्टिंग करता है। फिर एक और एंजाइम है दैट इज प्राइमेज। ये प्राइमेज जो है ये आरएनए का सिंथेसिस करता है। छोटा सा एक आरएनए प्राइमर सिंथेसिस किया जाता है और उस आरएनए प्राइमर को बाद में हटा दिया जाता है, एडिटिंग फंक्शन में हटा दिया जाता है। बाद में ये आरएनए प्राइमर जो है वो डीएनए का सिंथेसिस इसके ऊपर हो जाता है और जो डीएनए का पार्ट है वो तो रख लिया जाता है और आरएनए का जो छोटा सा टुकड़ा बनाया है उसको हटा दिया जाता है। इस आरएनए की टुकड़े की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, ये मैं आपको प्रोसेस जब हम एक्सप्लेन करेंगे उस समय समझाऊंगी। तो यहाँ पे अभी आप ये मान लीजिए कि डीएनए रेप्लिकेशन में जहाँ पर कि टुकड़ों में रेप्लिकेशन हो रहा है वहाँ हमें एक छोटे आरएनए के टुकड़े की ज़रूरत पड़ती है और वो छोटा आरएनए के टुकड़ा प्रोवाइड करने का काम, उसको सिंथेसिस करने का काम आरएनए प्राइमेज करता है। तो तीसरा एंजाइम हुआ यहाँ पे प्राइमेज। उसके बाद स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको कहते हैं एसएसबी प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। इनका क्या काम है कि डीएनए जो एक बार मेल्ट हो गया है, क्योंकि डीएनए कॉइल है और कॉइल में वापस से कॉइलिंग रिकॉइलिंग की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो अगर जरा भी टेंशन है तो कॉइल वापस से जो है वो मोल्ड हो जाएगी, वापस से कॉइल फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ जो डीएनए खुला है वो थोड़े समय तक मेल्टेड रहे, खुला रहे, जिसको कि हेलिकेज ने खोला था वो थोड़े समय खुला रहे ताकि उस पर सिंथेसिस पॉसिबल हो पाए। तो उसको खोले रखने का काम ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स करते हैं, क्योंकि अगर वो बाइंडिंग अगर उसमें हो जाएगी, वापस से वो जो है कॉइलिंग हो जाएगी उसमें, तो वो खुला नहीं रहेगा और खुला नहीं रहेगा तो उस पर नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे नहीं, नए डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो उसको खुला बनाए रखने का काम थोड़ी देर के लिए वो करते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। फिर एक गायरेज है विच इज़ अ टोपो आइसोमरेज, एक प्रकार का टोपो आइसोमरेज है जो कि टॉर्शनल स्ट्रेन जो है डीएनए मॉलिक्यूल का उस स्ट्रेन को रिलीव करता है ताकि वो फिर से रीफॉर्म ना हो। स्प्रिंग रीफॉर्म हो जाती है, जैसे कॉइल्स रीफॉर्म हो जाती है, उस रीफॉर्म होने से बचाता है ये गायरेज टोपो आइसोमरेज। देन लाइगेज है। लाइगेज क्या करता है कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स बने हैं उनको ज्वाइन करता है। लाइगेज का काम है लाइगेशन, जोड़ने का काम करता है ये। तो जो नए डीएनए स्ट्रैंड्स बने हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर टीलोमरेज है। टीलोमरेज जो है डीएनए एंड्स को यूकैरियोट्स में फिनिश करता है, फिनिश ऑफ करता है। जो एंड्स हैं डीएनए स्ट्रैंड्स के उनको फिनिश करता है, उन पे नए नए आके बाद में न्यूक्लियोटाइड्स ना जुड़े उसको ख़त्म करने का काम करता है टीलोमरेज। तो इस प्रकार यहाँ पे कई सारे एंजाइम्स हैं जो कि एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं जो कि इस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, गायरेज, लाइगेज एंड टोपो आइसोमरेज। ये जो है टीलोमरेज, गायरेज इज टोपो आइसोमरेज एंड फाइनली टीलोमरेज। तो ये इस प्रकार से कई सारे एंजाइम्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक जो है थोड़ा सा इनके जो प्रोटीन्स है उनकी थोड़ी सी जो एंजाइम्स है उनके थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इस टेबल में भी आपको समझाने की कोशिश की है कि ये कौन कौन से एंजाइम्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है और इनका मेन फंक्शन कितना है और ये कितनी सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। तो वो देखने के लिए आप इस टेबल को एक बार
रफली देख लीजिए, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा प्रोटीन किस प्रकार से बना हुआ है। अब हम थोड़ा डिटेल में इन एंजाइम्स को, जो मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, उसको भी स्टडी करेंगे, और रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है, रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म है, उसको भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस रेप्लिकेशन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।